16 मार्च 1967 मोन्टाना अमेरिका का मेलस्ट्रॉम एयर बेस। जमीन के नीचे गहराई में मौजूद दुनिया के सबसे खतरनाक न्यूक्लियर मिसाइल अचानक एक एक करके खुद ब खुद बंद होने लगते हैं। There was an uproar. People thought, well, there were maintenance crews at बेस पर हंगामा मच जाता है, कंप्यूटर स्क्रीन्स पर अलार्म बजने लग जाते हैं। ये कोई आम तकनीकी खराबी नहीं थी, क्योंकि इसी वक्त बेस की सिक्योरिटी फैंस के बिल्कुल बाहर आ जाती है। गार्ड्स आसमान पर एक ऐसी चीज देख रहे थे जो इंसानी तारीख की समझ से बाहर थी, एक चमकता हुआ यूएफओ। तो एक गार्ड्स ने अपने सुपरवाइजर को यूएफओ की इत्तला दी। जमीन पर मौजूद लोग इस अचानक वाकये को समझने की कोशिश कर रहे थे। टेक्नोलॉजी बनाने वाले दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बोइंग के इंजीनियर्स हैरान रह गए कि जो केबल्स और सिस्टम्स मुकम्मल तौर पर शील्डेड थे, उन्हें बगैर छुए कैसे ऑफलाइन कर दिया। आखिर वो कौन था या क्या था जो सेकंड्स में हमारी जमीन के सबसे मौलिक हथियारों को खिलौना बना गया। आज की वीडियो में हम यूएफओज और न्यूक्लियर बेसिस के इस खौफनाक सच से पर्दा उठाएंगे जो हुकूमतें आपसे छुपाना चाहती हैं। We're trying to explain how in the world this has happened, because this is obviously something that would be of immense interest to the You want to find out about the UFOs? And they said they saw things that you wouldn't believe. हमारी कक्षा मिल्की वे में 100 अरब से ज्यादा सितारे हैं और कायनात में ऐसी 100 अरब से ज्यादा कक्षाएं मौजूद हैं। रॉबर्ट बुवाल कहते हैं कि 1.5 अरब साल पुराने इस सियारे पर यह सोचना कि हम अकेले हैं बिल्कुल बेवकूफ़ी है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि क्या खिलाई मखलूक मौजूद है, सवाल ये है कि वो यहाँ कर क्या रहे हैं। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये कहानियाँ नई नहीं हैं। 1948 में एक मुकामी अमेरिकी राइटर ओगे मैक ने लिखा था कि इनके बुजुर्ग हजारों सालों से आसमान में उड़ते हुए बड़े बड़े जहाज देख रहे हैं। प्राइवेट इंडियंस के चीफ का मानना था कि ये सितारों वाली मखलूक हमारी ज़मीन में इसलिए दिलचस्पी रखती है क्योंकि वो नहीं चाहते कि इंसान अपनी कार्रवाइयों से इस खूबसूरत माहौलियात को तबाह कर दें। और ये खतरा तब सच साबित हुआ जब इंसान ने पहली बार एटमी ताकत हासिल की। जैसे ही ज़मीन पर पहला न्यूक्लियर धमाका हुआ, खिलाई मेहमानों की हमारी फौजी तनसीबात में दिलचस्पी अचानक सैकड़ों गुना बढ़ गई। वो ये देखना चाहते थे कि इंसान इस कायनात के लिए कितना बड़ा खतरा बन चुका है। जब भी यूएफओज की बात आती है तो रोजवेल का नाम सबसे पहले आता है। 1947 में फौज ने पहले माना कि एक खिलाई जहाज क्रैश हुआ है और अगले ही दिन कहानी बदलकर इसे मौसमी गुब्बारा करार दे दिया। स्टीवन ग्रायर और दीगर माहिरीन का मानना है कि इस सच को छुपाने की वजह यह थी कि अगर ये सच सामने आ जाता तो इंसानी तारीख, मज़हब और हमारे वजूद के बारे में पसंदीदा कहानियां एक ही झटके में ख़त्म हो जाती। यूएफओज के बारे में दो बड़े नज़रियात हैं। पहला है बैनुल अब्दी नज़रिया और दूसरा है पड़ा खलाई मखलूक का नज़रिया। बैनुल अब्दी नज़रिया में यूएफओज खला से नहीं बल्कि हमारे साथ मौजूद दूसरी मतवाजी दुनिया से आते हैं, जबकि दूसरा खलाई मखलूक का नज़रिया एलियंस दूर दराज के सितारों से खलाई जहाज़ों में सफ़र करके ज़मीन पर आते हैं। लेकिन साजिश की जड़ें उससे भी गहरी हैं। नासा के बानी साइंसदान वर्न रोवन ब्राउन के बारे में अफवाहें हैं कि वो एक ऐसे निजी ग्रुप का हिस्सा थे जिसे ब्रेक अवे सिविलाइजेशन कहा जाता है, एक ऐसी खुफिया इंसानी तहजीब जो दुनिया की हुकूमतों से अलग खिलाई मखलूक के साथ मिलकर निहायत जदीद टेक्नोलॉजी बना चुकी है। अगर ये सच है तो नासा मरीख पर जाने का ड्रामा क्यों कर रही है? क्या वो वहाँ कुछ ढूंढने जा रहे हैं या ये दिखाने का कि हम वहाँ पहली बार जा रहे हैं जबकि हम पहले ही वहाँ मौजूद हैं? यूएफओज सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं है। बरतानिया के शहर न्यूयॉर्क में फिल शेफ हडसन नामी एक कैमियादान अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहा था जब अचानक सड़क पर वक्त जैसे थम गया। इसने देखा कि कुछ पतले काले यूनिफॉर्म पहने इंसान नुमा वजूद एक अजीब से जहाज को सड़क से दूर धकेल रहे थे।
اس واقعے کے بعد فل کے ذہن کا ایک حصہ جیسے غائب ہو گیا، جسے سائنس کی زبان میں ٹائم پیس یا ایلین ابڈکشنز کے ڈراؤنے خوابوں سے جوڑا جاتا ہے۔ ایسا ہی کچھ 1999 میں کولن سانڈرز کے ساتھ ہوا۔ انہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ آسمان میں ایک فٹ بال کے میدان جتنا بڑا مدر شپ دیکھا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جیسے ہی وہ جہاز ان کے اوپر آیا، کائنات میں ایک ہولناک خاموشی چھا گئی۔ نہ پرندوں کی آواز، نہ گاڑیوں کی، مکمل سنسناہٹ۔ اور جب وہ گھر واپس آئے تو ان کے گھر الیکٹرونکس آلات، کمپیوٹر اور ٹی وی خود بخود چلنے اور بند ہونے لگے، کیونکہ یہ ایلینز کی انرجی کا اثر تھا۔ آج کی دنیا آدھی سے زیادہ آبادی مانتی ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں۔ اب ایک نیا سائنس کا میدان جنم لے چکا ہے جسے ایکسپولیٹکس کہتے ہیں، یعنی اگر ایلینز آفیشیل طور پر زمین پر اتریں تو ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ کون ان سے بات کرے گا؟ اقوام متحدہ۔ لیکن ٹھہرے، مشہور سائنسدان اسٹیفن ہاکنگز نے مرنے سے پہلے ہمیں ایک سخت وارننگ دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ایلین سے رابطہ کرنے کی کوشش بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ جارحانہ ہوئے تو انسان ان کا مقابلہ کبھی نہیں کر پائے گا۔ زمین پر زندگی ختم کرنے کے لیے انہیں کسی لیزر یا دھماکے کی ضرورت نہیں ہوگی، صرف ایک ایسی خلائی وبا یا وائرس کا ہی کافی ہونا ضروری ہے جس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہ ہو۔ سائنسدان اب مریخ سے آگے بڑھ کر زہرہ سیارے کے زہریلے بادلوں میں ماسفینس گیس ڈھونڈ چکے ہیں، جو صرف زندگی کی موجودگی سے پیدا ہو سکتی ہے۔ سچائی اب آہستہ آہستہ راز کے پردوں سے باہر آ رہی ہے، چاہے وہ کائنات کے کسی دور دراز ستارے سے ہو یا کسی ڈائمینشن سے۔ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور شاید اگلی بار جب وہ ہمارے نیوکلیئر سسٹم کو آف لائن کریں گے تو وہ صرف ایک وارننگ نہیں ہوگی۔ تو اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ یہ سب کیسے شروع ہوا تو ذرا واپس چلیے 16 مارچ 1967 کی جب اس صبح کو